अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी कौम की कहानी सिर्फ अदाद नहीं सुनाते बल्कि उन अदाद के पीछे छुपी हकीकतें बोलती हैं। कहीं खजाने का बोझ हल्का होने की खबर है तो कहीं बाजार की सांस अभी भी भारी महसूस होती है। एक तरफ कर्ज वक्त से पहले वापस करने का दावा उम्मीद का चिराग रोशन करता दिखाई देता है तो दूसरी जानिब महंगाई के अंदाजे आम आदमी की फिक्र को फिर जगा देते हैं। कोई कहता है कि दौलत का दरिया उल्टी समत बह रहा है, कोई आटे की कीमत को बदलते हालात का आईना करार देता है और कोई इक़्तिदार के ऐवानों की तनख्वाहों से निज़ाम की तस्वीर खींचता नजर आता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी जब ताकत अपनी जुबान बोलती है तो खामोशी भी खबरों में बदल जाती है। आज समुद्री रास्तों से लेकर ताकत के इजहार तक हर मंजर एक नई कहानी लिख रहा है। कहीं फौजी कार्रवाई के खात्मे का ऐलान है तो कहीं मजीद हमलों की वार्निंग सुनाई देती है। एक जानिब अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया जा रहा है तो दूसरी जानिब तवानाई की तरसील को रोकने की धमकियां आलमी मंडी की बेचैनी में इजाफा करती भी नजर आती हैं। बड़ी ताकतों के सख्त मौके, जवाबी बयानात और बढ़ती कशीदगी ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर नया कदम आने वाले वक्त का रुख बदल सकता है। आखिर ये तनाज़ा कहाँ जाकर रुकेगा और इसके असरात किस किस हद तक पहुँचेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनमें हमारा साथ देंगे असगर चौधरी साहब, किरण खान, मलिक नजीब और आतिफ भट्ट। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। असगर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, एक खुशखबरी है, छोटी सी खुशखबरी है हमारे आवाम के लिए, सो मैंने चाहा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में वही बता दिया जाए कि वो कर्जा जो कि 75 सालों से अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा जो है वो इन 4 सालों में लिया गया। 75 साल सुकून से गुजर रहे थे, कर्जा लिया गया था लेकिन इस हद तक नहीं जितना इन 4 सालों में लिया गया। सब कुछ कर्जा जो है वो वापस भी किया जा रहा है। अगर हम लेते हैं तो फिर हम देते भी हैं। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार 4722 अरब रुपए का कर्जा मुकर्ररा वक्त से पहले ही वापस कर दिया है। क्या समझते हैं सर, खुशाइंद खबर? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। बिल्कुल बड़ी खुशाइंद खबर है और ऐसी अच्छी खबरें तो आनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम आनी चाहिए जिस तरह डॉक्टरी हदायत के मुताबिक अद्वियात ली जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर का आप एक रुख दिखा रहे हैं ना कि इस अरसे के दौरान हमने इतना कर्जा वापस किया, ये नहीं बता रहे हैं कि इसी अरसे के दौरान आपने कितना कर्जा लिया। एदाद व शुमार का अगर ये गोरख धंधा रखना है तो फिर दुरुस्त एदाद व शुमार इस कौम के सामने रखें। बहुत अच्छी बात है कि अब वक्त से पहले आपने कर्जा जो वापस किया, क्योंकि जब आप किसी के कर्जदार होते हैं तो आप उसकी हर बात आपको माननी पड़ती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त तकरीबन 80,520 अरब रुपए के मकरूज़ हैं और यकीनन आप भी 3,33,000 की मकरूज़ आप भी हैं और मैं भी हूँ। यानी फ़ी कस जो शहरी है, जो पाकिस्तानी शहरी है, वो तकरीबन 3,33,000 का वो मकरूज़ है और गुज़श्ता एक साल में इसमें 39,000 का इजाफ़ा हुआ है। तो यहाँ से भी आप एदाद शुमार का अंदाज़ा लगा सकती हैं। साथ अगर आप IMF के ऊपर चली जाती है, जो उनकी रिपोर्ट आई है जी कि महंगाई की शरह 8.4% रहेगी। यकीनन चूँकि IMF में भी जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो दफ्तरों में बैठ के बनाते हैं, फील्ड में आके नहीं बनाते। ज़रा फील्ड में भी देख लें कि जब आप 310, 20, 30 रुपये फ़ी लीटर जब आप पेट्रोल लेंगे और फिर उस पेट्रोल का असर आटे के ऊपर क्या पड़ेगा, टमाटर, आलू, प्याज के ऊपर और दालों के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए गरीब की अय्याशी तो यही है ना कि वो टमाटर डाल लेगा दाल में। गरीब की अय्याशी तो यहाँ तक किया, वो भी आपने उसके मुंह से वो नवाला आपने छीनने की कोशिश की है। हुकूमती इक़दामात जो हो रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, मैं फिर बात वही करूँगा कि यह एदाद व शुमार का एक धंधा है, गोरख धंधा है, जो हमें बजट में भी नज़र आता है। बड़ी बड़ी बुक्स, जब बजट बुक्स हमारे सामने रखी जाती है और सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि इस मरतबा हम ये दूध और शहद की नहरें निकालेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो दूध और शहद की जो नहरें निकलती हैं वो अशराफिया के लिए निकलती हैं, मरात याफ्ता तबके के लिए निकलती हैं। एक आम जो शहरी है इस मुल्क का, उसके लिए वो नहीं निकलती हैं। अगर आपने कभी अंदाज़ा लगाना हो तो जाएँ ज़रा मज़दूर का हालत देख लें, ज़रा किसान की हालत देख लें कि जो किसान जो मंडी में जो किसान खेत से फसल उगा रहा है, अगर वो उससे आप फसल 3 रुपये में दे रहे हैं तो जो कंज्यूमर है आप और मैं हैं वो हमें 90 रुपये में मिल रही है। तो दरमियान का जो है वो मीडिएटर कौन है और वो इतने पैसे मीडिएटर की जेबों में कैसे जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम साथ बात करें तो गैस, अब तो गैस का बहरान है। एक वक्त था कि गैस के ऊपर कोई गदशी कर्जा नहीं था। आज आप ये भी देख लें, एक तो आपको गैस भी डॉक्टरी हदायत के मुताबिक मिलती है। जिस तरह डॉक्टर के औकात होते हैं, गैस के भी औकात रख दिए गए हैं और इस वक्त उसका भी कर्जा जो है वो तकरीबन 3,000
अरब के लगभग है। इसी तरीके से बिजली का गर्दिशी कर्जा जो है वो भी तकरीबन 3000 अरब के लगभग है। तो ये सारे जो लगभग मिला के ना, तो गरीब के पास जो वापस जो चीज़ बचती है वो सिर्फ लगभग ही होती है। और फिर उसके बाद ऐसे बयानात आ जाते हैं, ऐसी प्रेस रिलीज़ें आ जाती हैं, कौम को खुशखबरी सुनाई जाती है, लेकिन वो खुशखबरी होती नहीं है। वो खुशखबरी उसी तरह होती है जो अगर गुज़श्ता 15 दिनों और 1 महीने को अगर आप मॉनिटर करें तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में आपको खुशखबरी मिली थी, 1 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये कुछ पैसे, और जब बढ़ाना हुआ तो डायरेक्ट 13 रुपये 88 पैसे आप बढ़ा दें। जब छुरी चलानी हो तो डायरेक्ट चला दें, रिलीफ देना हो तो डिस्प्रिन की गोली की तरह हल्का हल्का रिलीफ दिया जाए। यही पॉलिसी है इस वक्त। और उसमें आप देख लें फिर अब जो जीडीपी का है वो खुशखबरी ये सुनाई गई है कि अब वो जो कर्ज़ा है वो 75% से कम होके 68.5% तक आ गया है। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन ज़रा ये मुझे बताइए कि ये शुगर माफिया को आपने कितने पैसे दिए हैं? ये जो IPPs हैं इनको आपने कितने पैसे दिए हैं? कभी ये भी तो एदाद व शुमार हमारे सामने रखते हैं। हमें तो नज़र आ रहा है जो तामीर व तरक्की हो रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है, बहुत अच्छी बात है। खेत से जो है वो शहर तक तामीर व तरक्की होनी चाहिए, लेकिन वो तामीर व तरक्की सिर्फ शहर इक़्तिदार में नहीं होनी चाहिए, नवाई इलाके भी हैं, साथ ज़रा वहाँ की भी सूरत हाल, वहाँ की सूरत हाल भी देखनी पड़े। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है और किन किन माफियाज़ के हवाले से भी आपने बात की है। सो पता नहीं कौन कौन से माफियाज़ हैं सर पाकिस्तान में जिनको नवाजा जा रहा है। किरण, आपकी तरफ आना चाहूँगी। किरण, बहुत बड़े बड़े माफियाज़ हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वफाकी वज़ीर, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी कीमतें बढ़ने को मुझ समेत कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जब इनके हाथ में तमाम तर चीज़ें होती हैं, जब इन्होंने किसी माफिया को सपोर्ट करना होता है तो फिर चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। लेकिन अब आलमी सतह पर ये कीमतें बढ़ रही हैं तो अब इनके हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं। क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल जी, आपने ठीक बात की है। और जहाँ पर बात आती है हमारे मिनिस्टर हजरात की, तो जब उनके अपने अखराजात की बात होती है कि उनसे भी तो सवाल कर ले, आपने अपने घर में अपनी जो अखराजात हैं उनको कितना कम किया है, आपने अपनी लग्जरी लाइफ को कितना सेक्रीफाइस किया है, आपने वहाँ पर अपने बजट्स के ऊपर कितना कट लगाया है। आप पेट्रोल के कार्ड्स जो आपको मिलते हैं वो वापस कर दें, आपको जो इतनी तनख्वाहें भारी भरकम मिलती हैं वो वापस कर दें, आपके जो बैरून मुल्क दौरे होते हैं, और सिर्फ वो आपके दौरे नहीं होते, फिर आपके साथ जो पूरा एक लाओ लश्कर लेकर आप जाते हैं वहाँ पर, और जो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के लिए जाया जाता है, तो वो क्यों जाते हैं? और दूसरी बात है कि अगर आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ऑन ग्राउंड के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज़्यादा है, लोगों को उसका रिलीफ कितना ज़्यादा मिल रहा है। कोई ये बता दे, आवाम के ऊपर छुरी चलाना तो बहुत आसान काम है ना, वो तो हमारे लिए ईजी टारगेट है और हम ईजी वे ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना तो है नहीं, और ख़ास करके यूथ के लिए, आवाम के लिए जो बेरोज़गारी है इतनी ज़्यादा, उसको ख़त्म करने के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ नहीं लगानी, हमने शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनानी है। हमने इस तरीके से जो ईजी वेज हैं वो ढूंढने के कहाँ से हमें कब रिलीफ जो है वो मिल सकता है। और ख़ास करके हमने देख लिया हमारे पास 3 बहुत ही अकाशा ईजी वेज हैं जहाँ से हमें जब दिल करता है हम कोई भी बहाना बना के, कभी हम आलमी कीमतों का बहाना बनाते हैं, कभी हम जंगों का बहाना बना के उस चीज़ के ऊपर जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जी होता है कि IMF का कर्जा लेना है या वापस देना है तो आप जो है जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं वो आयद करना शुरू कर देते हैं, या हमारे पास दूसरा इजी वे होता है कि बिजली की कीमतों को बढ़ा दे, तीसरा होता है कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दो। और ये वो चीज़ें हैं जो आप समझे कि 3 वेज हैं जिनको आप जब दिल चाहे ना आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आप करते भी आए हैं। देखिए अभी पहले हमने 200 से ज़ायद का पेट्रोल बढ़ाया, 500 तक कीमतें पहुंचाई, फिर जब रिलीफ देने की बारी आई तो हमने स्लोली उसको डाउन करना स्टार्ट किया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। लेकिन अभी सिर्फ 1 दिन नहीं हुआ, दोबारा से सिर्फ बयानात आए हैं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हमारे मुल्क में सबसे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें हमने देखा कि फ्राइडे नाइट को दोबारा से बढ़ा दी गई। अब तो जोमिया बेस अब देखिए मतलब कि आप अपनी आवाम को कब रिलीफ देंगे? आप एक तरफ कहते हैं हमने गर्दिशी कर्जे जो हैं वो पहले टाइम से पहले, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, फिर आवाम की बात आ जाती है कि उन चीज़ों का असर ऑन ग्राउंड अवाम पर कब आएगा? अवाम को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? क्योंकि हम तो जहाँ पे अवाम की बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आलमी कीमतों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, तो भाई फिर किसके बस की बात है? पॉलिसीज़ किसने बनानी है?
कौन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगा? हुकूमत में आपको इसीलिए अवाम लाती है कि आप उनके मसाइल को दूर करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे लॉन्ग टर्म, लेकिन जहाँ पे तो हमारे अपने पर्सनल मफादात ही ख़त्म नहीं होते। हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ अपने पर्सनल मफादात के लिए ले जाते हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम अपने पर्सनल मफादात को साइड पे रख कर इस अवाम के लिए लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज़ बनाना शुरू हो जाएंगे, तो यकीनन आकाशा हमारे मसाइल इतने बड़े नहीं हैं, दुनिया के जैसे बाकी ममालिक के मसाइल हैं ना, इतने बड़े नहीं हैं कि हल ना हो सके। हमारी आवाम को क्या चाहिए? सिर्फ उसको एक अच्छा रोजगार चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए। जहाँ आप उसको स्किल्स आकाशा देना शुरू कर दें, आप सिर्फ उसको छोटी छोटी स्किल्स, एक आम, क्योंकि आपकी मुल्क तो वो मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है, आपको तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, आपको उस यूथ को अपने साथ मिलाना चाहिए। चलें, आप यूथ को मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा? किरण, आपको पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मतलब फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक नजीब, ये क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर जाना चाहूँगी सर। हमारी यूथ जो है वो इस वक्त क्या कर रही है? हमारी यूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मतलब हर तरीके से वो चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली को किसी तरीके से फैसिलिटेट करें, अपने फैमिली का गुजर बसर जो है वो थोड़ा आसान हो जाए उनके लिए, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इस वक्त मुश्किल बना दी जा चुकी हैं। तालीम कोसों दूर कर दी जा चुकी है, सेहत के मसाइल आप देख लें, ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त बुरा हाल है हमारी यूथ का। व्हाट्स योर टेक सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो आपने बात की कि बड़ी खुशखबरी है, हुक्मरानों ने कर्ज़ा जो है वो वापस कर दिया है, पता नहीं 4000 कुछ अरब रुपए है। उसका कर्ज़ा ना तो अवाम के लिए लिया गया था और ना अवाम के लिए वापस किया गया है। इस कर्जे सर लिया है या नहीं लिया? हम लोग इस वक्त 3,33,000 के, आप भी कर्जोई हैं और मैं भी हूँ। अब आप ये देखें, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको रहने दे, इसमें नहीं जाते हैं, ये एक लंबा मौजू है, लंबी बहस है। आप ये देखें कि जिस वक्त हुकूमत कर्जा लेती है, उस लेने का मकसद होता है कि उसको अवाम तक उसके जो असरात हैं वो पहुंचाने हैं। अवाम के लिए क्या किया है? पहुंच रहे हैं ना, क्या पहुंच रहे हैं आप मुझे बताएंगे? हम मकरूज हो रहे हैं, यही तो असरात हैं। मुस्बत असरात की बात हो रही है, मनफी असरात की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ तक बात है यूथ की, देखें आपने मुल्क को एक कर्ज़ों के बोझ की तरह दबा दिया है। आपने बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं किया है, आज़ाद कश्मीर की हालात आप देख लें, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हालात देख लें, इवन के पंजाब में देख लें, वफाक में देख लें, हर जगह पर यही हाल है। बदतरीन हालात हैं यूथ के, ना सिर्फ यूथ के बल्कि इस वक्त तकरीबन करोड़ों लोग जो हैं वो, करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए एजुकेशन नहीं है। अब आप अस्पतालों की हालत जाकर देखें, मैं आपको प्राइवेट अस्पतालों का तो नहीं कहता हूँ क्योंकि वो तो गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल ही दूर है। आप सरकारी अस्पतालों में जाकर आकाशा अगर हालात देखें तो यकीन करें कि मरीज़ों के बैठने के लिए वहाँ पर जगह नहीं है। मरीज़ों के साथ जो तीमारदार होते हैं वो अस्पतालों के बाहर जो पार्क्स हैं, जो पार्किंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर वो रात सो कर गुजारते हैं। आपने आवाम के लिए क्या किया है यार? आपने तो आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर कर दिया है। तो आप अगर कर्ज़ लेते हैं तो कर्ज़ लेने के बाद उसको आवाम तक पहुँचाएँ। अब ना आपने आवाम को बिजली दी है, अभी आप ये गुज़श्ता हफ्ते देख लें जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में बिजली की सूरत हाल थी, 24-24 घंटे तक बिजली नहीं थी, शहरी बिलबिला उठे थे गर्मी से, लेकिन हुकूमत टच से मस नहीं हुई है। बिल में कोई फ़र्क आया? बिल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल बड़ा है, फ़र्क आया है, बिल बड़ा है। आप हाँ, कम होने में नहीं आया। अब उसमें आप ये देखें कि पहले तो ये होता था कि आपने बिल जमा कराना है, आपकी लास्ट डेट ये है, लास्ट डेट तक अगर आप बिल नहीं जमा कराएंगे तो इतना जुर्माना होगा। अब वो लास्ट डेट्स भी 2 उन्होंने रख दी हैं। पहले आप इस लास्ट डेट तक बिल जमा कराएंगे तो अगर 1000 रुपया जुर्माना है, फिर एक लास्ट डेट एक और है, उसके बाद अगर आपने इस डेट तक जमा कराना है तो वो 2000 रुपये जुर्माना आपने देना है। जी, यही भी आपकी बात कर रही हूँ जहाँ पे ना ऐसे लोग भी हैं कशिश सिर्फ बिल के लिए, जो एक किराए के मकान पे रहते हैं। लिटरली कुछ लोगों से हमारी पिछले दिनों में बात हुई तो कहते हैं कि हमें अपने घर का पंखा बेचना पड़ रहा है क्योंकि हमें बिजली का बिल अदा करना है और सिर्फ एक पंखा है हमारा, एक लाइट है, बिल्कुल इसी तरह आप ये देखिए कि उन्होंने मकान का किराया भी देना है, घर का राशन भी करना है, बिजली
बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो ये चीज़ें किस तरह वो पूरी करेंगे? रोजगार आपके मुल्क में है नहीं है। को नजीब इस वक्त कितना उलझा दिया गया इन चीजों में कि हमने बिजली का बिल देना है, हमने गैस का बिल देना है, इसके अलावा हमने एजुकेशन वो छोड़ दें, उसको साइड पे रखिए। बेसिक चीजें जो बुनियादी जरूरियात आपकी हैं, बिजली है, गैस है और मकान है, अब ये तीनों चीजें जिस टाइम आप देंगे, आप मुझे बताएं 40,000 50,000। आतिफ भट्ट साहब की तरफ जाते हैं और यही चीजें उनसे पूछते हैं। आतिफ भट्ट साहब, एक आम आदमी को, हम जैसे लोगों को सर इतना उलझा दिया गया इन चीजों में कि हम बिजली, गैस, पेट्रोल, इन चीजों से सर बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये जो हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो उस हवाले से मैं पहले आपको इतना बता दूं कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, अगर आज आप देखें आलमी मार्केट में उसकी कीमत है 81 रुपीज़ एंड 47 पैसा, यानी कि $81 और $81। और अगर इसका वो निकाला जाए, तमाम तर इसका कीमत निकाली जाए, तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को जो पेट्रोल रिफाइन होकर मिल रहा है उसकी तकरीबन कीमत बनती है 155 रुपए से लेकर 160 रुपए। उसके बाद ये टैक्सेस हैं जो अवाम जो है वो अदा कर रही है, कुछ लेवी की मद में, कोई ट्रांसपोर्टेशन की मद में, GST की मद में, फलां मद में, ये मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर अवाम के ऊपर तकरीबन 150 रुपए का जो बोझ है वो डाला हुआ है। और अवाम को हुकूमत की जानिब से उलझाने का मकसद ये है कि ना तो उनके घर का राशन पूरा हो और ना ही वो बाहर निकलकर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि अगर उन्होंने इनको घर से ये इतने खुशहाल हो गई आवाम कि इनके घर में 2 या 3 वक्त की रोटी या 2 दिन का खाना मौजूद हुआ, तो ये 2 दिन आकर एहतजाज करेंगे। और आज लोग इतने हैंड टू माउथ हो चुके हैं कि वो सुबह कमाने के लिए निकलते हैं, दिहाड़ी लग जाए तो वो रात को खाना खा लेते हैं और अगली सुबह भी उनको खाना नसीब आ जाता है। अगर दिहाड़ी ना लगे तो उनको फाका जो है वो काटना पड़ता है। और यही वजह है। और पाकिस्तान में अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन जो है वो बेसिकली फ्रेंडली अपोजिशन हुकूमत की बनी हुई है, बल्कि बी टीम उसको कह लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ अभी तक इस चीज में उलझी हुई है कि हमने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है, लेकिन उनका बेसिक पॉइंट है इमरान खान की लड़ाई, इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान का अस्पताल में इलाज, तो कोई भी हाल नहीं है। हालांकि अपोजिशन जो है हमेशा बाजू बनती है अवाम का, लेकिन ये बाजू बनने की बजाय जो है वो सिर्फ इमरान खान का जो राग है वो अलाप रहे हैं। ठीक है, वो उनके लीडर हैं और जेल के अंदर है, उस हवाले से भी इनको बात करनी चाहिए और वो करते हैं। लेकिन जो अवाम की बात फिर किसने करनी है? हुकूमत खुद अवाम का नहीं सोचती, क्योंकि ना तो हुकूमत को इन्होंने वोट दिए थे और इसके बावजूद ये उन पर मुसल्लत हो चुके हैं। और अब जो PTI जिसको वोट दिए थे वो उनकी आवाज उठाने को वहां पर तैयार नहीं है। आज भी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उसमें जो चीजें मामला तय किए गए हैं वो ये है कि 5 अगस्त को जो इमरान खान की जो जेल की कैद है वो 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उस हवाले से हमने हिकमत अमली क्या बनानी है, यानी कि PTI की जो प्रायोरिटी है वो इमरान खान है। ठीक है, इमरान खान है उनके लीडर, हम भी मानते हैं, अवाम में भी मकबूल है, लेकिन अवाम का भी इशू दरमियान में अगर रख लिया जाए तो PTI से हटकर जो अवाम है, जो हो सकता है आतिफ भट्ट साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, सही से क्या इमरान खान साहब का भी हक अदा कर पा रही है ये ओपोजिशन? नहीं, 3 सालों में उन्होंने कौन सा तीर मारा है इमरान खान साहब की राई के लिए? 3 सालों में अपने लल्ले तलल्ले उन्होंने पूरे किए। इमरान खान के लिए उन्होंने क्या किया है? 4 लोग तो अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुंच सके हैं। असगर चौधरी साहब, मैंने पहले भी अर्ज की है कि ये जो अपोजिशन है फ्रेंडली है और हुकूमत की बी टीम है। जिस तरह हुकूमत जो है वो तमाम अदादो शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें पाकिस्तान के हालात को ऐसे पेश करती है जैसे पाकिस्तान में सोने की दूध की शहद की नहरें जो है बह रही हैं। इसी तरह अपोजिशन जो है उसका भी किरदार वही है कि जो जुबानी कलामी उन्होंने पता नहीं मुल्क में कौन सा इनकलाब लाए हुए हैं और अमली तौर पर उनकी इमरान खान के लिए जो जदोजहद है वो इंतहाई मायूस कुन है। सिर्फ तमाम लोग अपने ओहदे इंजॉय कर रहे हैं और ये सिर्फ ट्विटर की हद तक इमरान खान को इतना आजाद करवा लिया है, इतनी आवाज उठा ली है। और अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए मुल्क के अंदर जो मूवमेंट होती है, कोई तहरीक होती है, तो वो इस हवाले से नहीं है। आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है इसमें इनके लोगों के अंदर ये इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि 5 तारीख को हम मुल्क में बाहर निकलकर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है नहीं हमने बाहर नहीं निकलना। 20,000 लोगों पर पहले FIR दर्ज हो चुकी है। अगर हमने दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया, धरना दिया, तो ये FIR जो है ना वो मजीद बढ़ जाएंगी। तो हम इस हवाले से कुछ भी जो है वो नहीं कर सकेंगे। और
साथ ही एग्जैक्टली सही कहा सर आपने, इस अपोजिशन से कुछ भी नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। बानी पटियाला के दौरे हुकूमत में नाजरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी, चाहे वो 2 रुपये हों 3 रुपये हों, इससे ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जब इतनी बढ़ती थी तो फिर उस टाइम की जो अपोजिशन थी वो बताती थी कि ये आपने इतनी भी कीमत कैसे बढ़ा दी है। लेकिन आज की जो अपोजिशन है वो बताती है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, बिजली जो है वो भी बहुत महंगी है, गैस भी महंगी है, अशय ख़ौरनोश भी नहीं है, अशय ज़रूरियात तो मिल ही नहीं रही, मतलब आम आदमी तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन का किरदार जो है वो सही तरीके से ये वाली ऑपोजिशन जो है वो नहीं निभा पा रही। बानी पीटीआई ने क्या खाक बाहर आना है जब तक आप वो ये कि अपने अवाम के साथ सिंसियर नहीं होते। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पीटीआई के नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जब 2200 का आटा था तो कहते थे महंगाई हो गई है, आज 5000 का नज़र नहीं आता। सर नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, हमें यह भी नज़र आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली जो है वो बहुत महंगी है, हर चीज़ पे टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है, एक आम आदमी की जेब पे पूरी नज़र जो है वो रखी जा रही है, ओपोजिशन को कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस पर असगर चौधरी साहब? जी बिल्कुल आकाशा, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें अपोजिशन को वैसे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, अपोजिशन को ये भी नहीं नज़र आ रहा है, और इत्तेफाक की बात है कि हमारे मीडिया को भी नहीं नज़र आ रहा है कि एक बड़ा ख़ास, आप नजीब से बात कर रही थी, एक बड़ा ख़ास टैक्स है जो मख्फी रखा हुआ है, पूरी कौम से, मीडिया से भी मख्फी है, और यकीनन आज तक किसी के पास कोई भी अदाद शुमार नहीं आ सकेंगे। जो यूथ के ऊपर टैक्स है, जो मोटरसाइकिल लेके निकलता है और उसका 2000 रुपये का चालान हो जाता है, या आम जो ट्रैफिक चालान हैं, जिस दिन इस पूरे मुल्क का ये डाटा आपके सामने आ गया ना, तो आप लोग कान पकड़ लेंगे कि इतना ही बड़ी अमाउंट जो लोगों से ट्रैफिक चालान्स की मद में इकट्ठी की जा रही है, वो अमाउंट जा कहाँ पर रही है। दूसरी आपने बात की अपोजिशन की, तो जैसे आतिफ भट्ट साहब भी बात कर रहे थे, अब ना तो मैं चले उनकी इस बात से शायद मैं ना इत्तेफाक करूं कि वो हुकूमत की बी टीम है, वैसे लग तो बी टीम ही रही हैं, कुछ आतिफ भट्ट साहब भी सच कह रहे हैं। दूसरी जानब उन्हें महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थी, इमरान खान साहब को भी थी, इमरान खान साहब की बहनों को भी थी, उन्होंने भी पूरी पीटीआई को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। अब ज़रा आप गौर करें, आप एक बात, ज़ियारत में वो गन गरज तो कर रहे हैं एक बड़े धरने से, वहाँ पर तो ख़िताब के लिए, सख्त लब्बो लहजे के लिए उनके पास वक्त भी है, वो बात भी कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं कर सकते। जिस इमरान खान ने उन्हें, ये दूसरी बड़ी सीट होती है वज़ीर आज़म के बाद, जो आज का अपोजिशन लीडर पार्लिमानी रवायात में उसे कहा जाता है कल का वज़ीर आज़म, आने वाला वज़ीर आज़म। तो अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर जाके इमरान खान साहब ने उन्हें बिठाया, इमरान खान साहब ने उन्हें ये टाइटल दिया, लेकिन वो लबो लहजा, वो अंदाज़ बयां, वो जलसे इमरान खान के लिए नहीं हो सकते, इमरान खान की राय के लिए नहीं हो सकते। उल्टा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कोशिश भी करती है, पार्लिमानी पार्टी भी करती है, कहते नहीं ये बस हम ऐवान के अंदर तकरीरें करते हैं। पहले आपको पता है ऐवान के अंदर भी काफ़ी कुछ गहमा गहमी रहती थी, कभी बजट डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते थे, एजेंडा फाड़ दिया जाता था, घेराव होता था। चीज़ तो नहीं है। मतलब इमरान खान साहब के लिए असल सवाल तो ये है ना कि अपोजिशन बानी पीटीआई के लिए क्या कर रही है, तो वो हमारे सामने एक बड़ा सामने नज़र आ रहा है। जब मुल्की अदारों के ख़िलाफ़ बात करनी हो तो आपके पास प्लेटफार्म भी होता है, आप जलसा भी कर लेते हैं, आप धरने से ख़िताब भी कर लेते हैं, और आप फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तरह, हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं और उन्हें मैं इंतहाई समझदार सियासतदान समझता था, लेकिन ये जो लब्बो लहजा उनका था, एक आम फौजी के लिए, जो एक आम शहीद है। किरण देखें, आप डिफेंस बीट भी कर रही हैं, देखें मेरी बात सुने, स्टैब्लिशमेंट से आपके इख्तलाफात होंगे, हो सकते हैं, कुछ शख्सियात से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं,
उनके आप तर्ज सबको अमल नहीं से। इस तरीके से लेकिन लगा मुझे ये बताइए, एक सिपाही जो है, जो शहीद हुआ है, एक सिपाही, एक सोल्जर खड़ा है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्व कर रहा है, उसके शुहदा के जो लवाकिन हैं। अभी मैं बताऊं कि सॉरी, मैं अभी कुछ जो हार्ड एरियाज हैं वहाँ पे खुद हो के आई हूँ। लिटरली वहाँ पे आकाशा, जहाँ पे आपको जिंदगी के आसार नजर नहीं आते ना, बहुत दूर दूर एरियाज, फार एरियाज है, वहाँ पे जो चेक पोस्टें बनी हुई, लिटरली वहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा होना 10 मिनट महाल होता है। वहाँ पे पूरा पूरा दिन जब आप खड़े हों तो आप खुद सोचें, ऐसे सिपाही के बारे में, सोल्जर के बारे में मेरे ख्याल से ये अल्फाज जो है इस्तेमाल करना, वो मौलाना साहब को शायद नहीं करने चाहिए थे। मैं यही बात कर रहा हूँ, 50 डिग्री ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि -50 डिग्री सियाचिन की भी आप बात करें, जो वहाँ पर वो खड़ा है जवान। जब आप एक शहीद के बारे में ये अल्फाज कहेंगे कि वो तनख्वाह के लिए, सिर्फ वतन के ऊपर कोई तनख्वाह के लिए गोली खा सकता है अपने सीने के ऊपर, ये जज्बा होता है। और फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि मौलाना साहब जैसी जो समझदार शख्सियत के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना मेरे लिए जो है वो इंतहाई शॉकिंग ये अल्फाज थे। उन्हें यकीनन इनके ऊपर गौर करना चाहिए। इस चीज को लेकर बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। बट सब आप असल में ब्रेकें लगवा देती हैं आकाशा, अच्छी खासी हम बात कर रहे होते हैं, सर आप सही कह रहे हैं, ट्रैक के ऊपर आते ही आप ब्रेक लगवा देती हैं। 1 घंटे का आपको प्रोग्राम अलग से आपके साथ कर लेंगे। आतिफ भट्ट साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि मुल्क के सबसे बड़े इंतजामी ओहदे की जो तनख्वाह है एक रिटायर्ड जज की बेवा की पेंशन से भी कम है। और फिर ये हुकूमत कहती है कि हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिस्टम जो है, पॉलिसीज इस हवाले से बनाई है। मुल्क के वज़ीर आज़म की जो तनख्वाह है वो इतनी कम होने और जो दीगर सरकारी इदारे हैं उनके अफसरान की मरात इतनी ज़्यादा होने के पीछे निज़ाम की खराबी छुपी है, और ये खुद एडमिट भी करते हैं, लेकिन फिर भी इससे बढ़ के कुछ कर भी नहीं सकते। सर क्या कहेंगे? आकाशा, मैं थोड़ा सा असगर चौधरी साहब की जो बात है उसको थोड़ा सा वो उसमें बात करूंगा कि जो तहरीक इंसाफ है इस वक्त उसका ये वतीरा बन चुका है कि जो अब जो उन्होंने अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई को बनाया, अब उसके बाद उन पर भी अदम एतमाद जो है वो करना शुरू हो चुके हैं कि बल्कि यहाँ तक जुमले जो है वो उनके मुंह के ऊपर कसे जा रहे हैं महमूद खान अचकज़ई के कि मुज़ाकरात के रास्ते में आप सबसे बड़ी रुकावट है, यानी कि महमूद खान अचकज़ई इनके मुज़ाकरात नहीं होने दे रहा। और तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हम एहतजाज या जुलूस की को बात करते हैं तो आप हमारा उस पर साथ नहीं देते, यानी कि अब इनके अंदर जो इमरान खान ने जिसको नॉमिनेट किया है वहां पर भी ये फूट पड़ गई है। और अभी जो अलीमा खान जो है वो सारा काम वही कर रही हैं। और अभी जो असगर चौधरी साहब ने जो बात की है ये पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से, पीटीआई अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि हमने एहतजाज करना है, कैसे करना है। अलबत्ता अरकान कौमी असम्बली की जानिब से ये राय दी गई है कि हम अपने गली मोहल्लों, चौकों, चौराहों और छतों पर खड़े होकर जो है वो एहतजाज करेंगे और उसकी वीडियोज जो है वो ग्रुप में डालेंगे कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इतना बड़ा काम किया है, जो ट्विटर के ऊपर जो है ये वीडियोज चढ़ाई जाएंगी। जिस तरह रात के अंधेरे में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी और उसके बाद ये सर अवाम के अंदर इस वक्त जो बेचैनी पाई जा रही है वो है उनके अपने मसाइल, अवामी मसाइल। वो कहते हैं इमरान खान की भी बात करें, वो उनका लीडर है, लेकिन वो कहते हैं कि साथ में हमारी आवाज भी उठाएं, जहां पर इनके जो जुबान है उस पर आबले पड़ जाते हैं और इस हवाले से उनकी जानिब से कोई भी बात नहीं की जाती। अब आपने जो साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से जो बातचीत की सवाल उठाया है, शाहिद खाकान अब्बासी और उन समेत जो जितने MNA माजी में रह चुके हैं या मौजूदा हैं, क्या आप समझते हैं कि उनको तनख्वाहों की जरूरत है? क्या ये लोग तनख्वाहें लेने के लिए पार्लियामेंट हाउस आते हैं? इनके अगर एवरेज जो माजी में तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपया, मैं कहता हूँ लाख रुपया थी, 5 साल की तनख्वाह बनती है 60 लाख रुपया, लेकिन इनके एक इलेक्शन पर खर्च जो है करोड़ों रुपए आता है। तो अगर तो इन्होंने वो तनख्वाह लेकर अपने पैसे पूरे करने जो इस पर लगाए हुए थे तो फिर तो ठीक है जी, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और अभी भी जो उन्होंने बात की, ये भी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, अपने 11 माह के दौर में इन्होंने क्या इस हवाले से आवाज उठाई थी? उस वक्त ये कर सकते थे ये चीजें। अभी ये जजेस के ऊपर बात का तनकीद करते हैं या मुख्तलिफ लोगों पे, जब इनका दौरे इख्तिदार था तो उस वक्त उन्होंने ये चीजें क्यों की? अब ये जो सवाल उठाना जो है उनका किसी सूरत जायज नहीं है। अब जो कानून और यही जो MNAs हैं, यही सेनेटर्स हैं जिन्होंने ये बिल्स की मंजूरी दी हुई है, पेंशन हो, सैलरी हो, मराहत हो, जजेस की हो, ब्यूरोक्रेसी की हो, और अब यही बाद में उस हवाले से आवाज उठाते हैं। तो मेरी अकल से ये ऊपर की बात है कि पहले ये अप्रूवल देते हैं, बाद में तनकीद करते हैं। जजेस को मराहत मिलती है, फिर ये
तनकीद कर रहे हैं, और ये किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं, इसको मंजूर किसने किया, कानून किसने बनाया था, आइन के तहत ये तमाम तरह इख्तियारात और कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनको कहते हुए जो है अब शर्म आनी चाहिए कि हमने जब ये खुद से दिया है और अब करने के बाद हम रो रहे हैं कि हमने क्यों किया। और जो मौजूदा अपोजिशन है उसकी जानिब से ये जो देखें, शाहिद खकान अब्बासी को जब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया नून लीग का, तो उस वक्त बड़े खुश थे। आज जब उनको वो हारे इलेक्शन और उसके बाद उनको नहीं जितवाया गया, ना ही वो जीत सके, और उसके बाद उनको कोई हुकूमत में ओहदा ना दिया, तो अब वो नून लीग उनको बुरी लगना शुरू हो गई। ओहदा नहीं दिया या उन्होंने ओहदा कोई लिया नहीं है? उन्होंने ना इनको मौका दिया गया है और ना इन्होंने को मौका लेना था। मिलता तो फिर ये इनकार करते, और चूंकि इनको कोई ओहदा नहीं मिला इस दफा इस हुकूमत में, तो अब जो है ये इस तरह का राग अलाप रहे हैं, हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि जब ओहदा मिले तो नून लीग जिंदाबाद, ओहदा ना मिले तो नून लीग मुर्दाबाद हो गई है। ये इन्होंने ये वतीरा बनाया हुआ है शाहिद खकान अब्बासी, और ये ऐसे लोग जो हैं कि जो सिर्फ ओहदे की खातिर पार्टियों में जाते हैं। चलें, ओहदे की खातिर पार्टियों में जाते हैं। सही कहा सर आपने, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। इस वक्त मलिक नजीब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने डाउन टू अर्थ क्यों हैं? मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तनख्वाह है जज की बेवा की पेंशन से भी कम है, और उसके साथ अगर सीएम पंजाब की बात कर ली जाए तो उनका जो जहाज़ है वो है भाई 11 अरब का, जबकि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली जाए तो वो सिर्फ 4 अरब का जहाज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतने डाउन टू अर्थ तो नहीं होना चाहिए ना। आपका ख्याल है कि 47,000 अरब जो है इस पर क्या ही कहा जाए, अब क्या ही बोलूँ इस पर। जो दिल करता है। बात ये है कि देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और उसका बजट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सीएम होता है पंजाब का वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत ज़्यादा है। आधा पाकिस्तान है भाई, बिल्कुल इसी तरह ही है। और जो वफाक है तो उसके पास अब क्या ही कहूँ मैं कि वज़ीर आज़म साहब क्यों डाउन टू अर्थ हैं। देखें, जो उनकी मराहत हैं या जो उनके तनख्वाहें दी जाती हैं वो तो उनकी किसी खाते में ही नहीं आती हैं। आप उनकी शाहाना लाइफ देखें, वो किस तरह एक बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रोटोकॉल आगे पीछे, गाड़ियाँ, खादम, मुलाजम, हर चीज़ अवेलेबल है, उनको तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कौन सा घर का राशन लेना है, बिजली का बिल जमा कराना है, गैस का बिल जमा कराना है, ये तो आम आदमी के मसाइल हैं। या कोई सब्ज़ी लेनी है, फ्रूट लेना है, ये आम आदमी के मसाइल हैं, ये वज़ीर आज़म के मसाइल नहीं है। वज़ीर आज़म को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो खान सामे है, तो ना कहें प्राइम मिनिस्टर है, हमारे हर चीज़ की वो ज़रूरत है। खान सामे हैं, वो ले आते हैं बस, ठीक है। अवाम की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, सर अवाम की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं, उनको तनख्वाहों की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने सवाल बड़ा अजीब किया है, मैं इस पर क्या बोलूं। बड़ा अजीब इतने डाउन टू अर्थ है हमारे प्राइम मिनिस्टर। आकाशा बहुत ही मासूमाना सवाल करती हैं आप। आपको नहीं पता कि हमारे वज़ीर आज़म क्यों इतना डाउन टू अर्थ हैं? आप कहते हैं कि वो जहाज़ जो सीएम मैडम जो उनकी हुकूमत में लिया गया है, तो क्या चाचा नहीं चलाते होंगे या चाचा नहीं लेके जाते होंगे? एक ही सिक्के के हम एक ही सिक्के के दो रुख हैं, हम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप सिक्के को इस रुख से देखें या उस रुख से देखें, क्या इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं? अगर इनकी उसके अंदर आप सोचें कि इख्तियारात तो इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, माना कि वसाइल उनके पास हैं, लेकिन इख्तियारात तो वज़ीर आज़म के पास है ना। तो वज़ीर आज़म, आपको लगता है कि वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल हैं, वो मुल्क में ठहरते ही नहीं है, हर टाइम मुल्क से बाहर रहते हैं? तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो रीज़न होगी। ये भी तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, हमें देख लेनी चाहिए। तो इस तरह के बड़े चीज़ें हैं जहाँ पे अवाम जो है गुर्बत की भी लकीर से शायद नीचे जी रही है। वहाँ के जो हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हमारे वज़ीर आला हैं, वो अपनी शहाना ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसमें मेरी आवाम का कसूर है, हमारी आवाम का, कि वो अपने हक के लिए नहीं बोलती, ना बोल सकते। आप कहते हैं आवाम नहीं ऐसे होता। जी देखिए, कश्मीर में भी तो 1 महीने से लोग बैठे हुए हैं ना, बलूचिस्तान के लोग भी तो बैठते हैं ना, केपी में भी निकलते हैं। जब आपने बोलना होता है, अवामी तरीके चलती हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसके आगे नहीं टिक सकती। दुनिया भर में जब देखिए अवामी कश्मीर का देखें किरण, कश्मीर का इशू कुछ और है, जो भी है, कश्मीर का इशू कुछ और है। आप इशू की
ये बात नहीं चीजें करी, पंजाब हम में उस- नहीं, हम उस पंजाब बात में को या discuss वफाक करते में वो चीजें आप अप्लाई नहीं कर सकते नहीं, हैं। हम वो बात नहीं करें। बात यह है कि करेज की, आप अपने राइट्स के लिए निकलते तो हैं ना। अवामी मूवमेंट्स के लिए आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं होती कि इमरान खान आएगा, मौलाना फजलुर रहमान आएंगे, या जरदारी आएंगे, या नवाज शरीफ आएंगे। निकल भाई, आपको कुछ ना कुछ आप आगे निकले, हम आपके पीछे निकले। रोज मरने से फिलहाल असगर साहब आप देखेंगे जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर के बच्चे जो हैं वो अपने आप को गोलियां नहीं मारे, जहाँ पे क्या माएं खुदकुशियां नहीं करी अपने बच्चों को मारने के बाद, क्या हमारे जो बाप है वो अपनी बेहिसी। तो ये देखिए रोज जब आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने खानदान को मार रहे हैं, किरण आपका पॉइंट आ चुका है। ऐसे ही मारना है तो अवाम को बाहर निकाल के मार लें। फिर जब मारना ही हल है, आप चाह रहे हैं कि अपने आप को देखिए, मार तो वैसे भी अवाम रही है, वो अलग बात है कि चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, नहीं हो रही, कितनी सामने आ रही है, कितनी नहीं आ रही। कुछ चीजें रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, लेकिन पीछे कितनी चीजें चल रही होंगी। बहुत शुक्रिया किरण, आपका पॉइंट आ चुका है। सिर्फ एक जुमला काशा, देखें वजह यह है कि सूबों के पास बहुत पैसा है, बोरियां भर के वफाक से पैसा सूबों के पास जाता है और वफाक तो बेचारा रह जाता है कर्जे उतारने के लिए, तो इसलिए मेरे वज़ीर-ए-आज़म मजबूर है। हाँ चलें, वो किरण ने कहा ना काशा, आपने बहुत ही ज्यादा मासूम सा सवाल जो है वो पूछा, वो इतना मासूम भी नहीं था, समझने वाले किरण, उसको समझ। शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। असगर चादी साहब, आतिफ भट्ट, किरण खान, मलिक नजीब, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।